हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी लोग जानते हैं जेई मेल के बारे में, तो जेई मेल में आज आपका यहाँ पे मैं आपका स्वागत करता हूँ और हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में पढ़ें तो टू ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट, ये हमें दिखा रखा है टू ब्लॉक्स जो कांटेक्ट में है ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है। एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है। अब इन पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, पहले केस में 2m वाली साइड से, दूसरे वाले केस में f वाली साइड से। यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके ना। तो इन दोनों केसेस में हमें रेशियो फोर्स ऑफ कांटेक्ट बताना है बिटवीन द ब्लॉक्स, मतलब ब्लॉकों के मध्य में जो इनके बीच में जो आपस में संपर्क बल लगा रहे होंगे दोनों ब्लॉक आपस में, तो जो भी संपर्क बल लग रहा है उसका हमें रेशियो बताना है दोनों केसेस के लिए, उसका अनुपात हमें बताना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया था फर्स्ट केस में 2m यहाँ पर है, m यहाँ पर है, यहाँ से हमने F फोर्स लगाया। तो यहाँ पे हम देखें तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो अगर इस पूरे सिस्टम का निकाय का एक्सेलरेशन a है, त्वरण a है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल टू 2m प्लस m इंटू a, है ना। सेकेंड केस में भी यही रहेगा क्योंकि वहाँ पे भी आपका टोटल मास तो 2m प्लस m ही है, तो उस केस में भी जो एक्सेलरेशन है वो सेम आएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू दोनों केसेस में आ गया F बाई 2m प्लस m, ओके ना। अब हमें यहाँ पे दोनों के बीच का संपर्क बल निकालना है। तो दोनों आपस में जब कांटेक्ट में हैं तो ये आपस में एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे, यहाँ से N1, तो ये भी इस पर क्या लगाएगा N1, एक्शन रिएक्शन। ऐसे इस वाले केस में संपर्क बल को हम मान लेते हैं N2, नॉर्मल फोर्स, और यहाँ से ये N2, ओके ना। तो अब एक्सेलरेशन तो दोनों केस में हम दोनों ब्लॉक्स का बता चुके हैं। तो N1 और N2 का जो हमें रेशियो है वो बताना है, अनुपात बताना है। तो N1 के लिए इस वाले केस में मैं इस वाले ब्लॉक को ले लेता हूँ। तो इस वाले ब्लॉक पे तो केवल N1 ही फोर्स लग रहा है क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो N1 के लिए M वाला ब्लॉक चल रहा है यहाँ पर A एक्सेलरेशन से, तो हम क्या लिख सकते हैं NLM का इक्वेशन लगा देते हैं। तो नेट फोर्स N1 इस डायरेक्शन में इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो N1 कितना आ जाएगा हमारे पास M इंटू A का वैल्यू ये हो जाएगा F अपॉन 2m प्लस m। ऐसे दूसरे वाले केस में 2m वाला ब्लॉक ले लेता हूँ मैं। तो 2m वाले ब्लॉक पर यहाँ से लगा N2, कॉन्टैक्ट बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो N2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2m इंटू A। तो यहाँ से N1 था ma, यहाँ से N2 था 2ma। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो मीन्स N1 बाई N2। तो N1 का वैल्यू आया था ma और N2 का वैल्यू आया हमारे पास 2ma। तो ma से ma कैंसिल, तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास बचेगा 1/2। मतलब जो रेशियो है दोनों के बीच में संपर्क बल का, कांटेक्ट फोर्स का, वो हो जाएगा हमारे पास 1:2 के इक्वल, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, अ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ रोप, है ना। ये मास है, किसी एक रस्सी से इसको लटकाया गया है फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एट A, मतलब यहाँ से, ओके। एज शोन इन द फिगर अनदर रोप इज टाइड एट एंड B, यहाँ पे दूसरी रोप रस्सी हमने लगा दी है एंड इसको हम पुल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, विद अ फोर्स F फोर्स लगा के हम इसको इधर खींच रहे हैं। इफ द रोप AB रोप मेक्स एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बनाती है रस्सी, विद द वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर से, वर्टिकल से, इन इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में,
देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी, तो ए बी में टेंशन कितना होगा ये हमें बताना है, ओके ना। और वो जो टेंशन है वो हमें एम जी की टर्म्स में नहीं निकालना है, यहाँ ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन में आंसर किसकी टर्म्स में पूछा गया है। हमसे आंसर पूछा गया है एफ की टर्म्स में, तो हमें जो टेंशन है ए बी वाली स्ट्रिंग में वो बताना है एफ की टर्म्स में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये टेंशन ऐसे लग रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ से हमने फोर्स क्या लगाया था एफ, और इधर जो फोर्स लग रहा था तो ब्लॉक एम जी, तो ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे मान लो टेंशन T1 है रस्सी का, तो इधर से भी रस्सी का टेंशन T1 हो जाएगा। तो ब्लॉक यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो ब्लॉक के लिए अगर मैं फोर्स को बैलेंस करता हूँ तो T1 इक्वल टू एम जी, तो T1 का वैल्यू तो आ गया, बट ये हमसे नहीं पूछा है ना, हमसे पूछा है T का वैल्यू। तो मैं इस पॉइंट के लिए नेट फोर्स 0 कर दूंगा, क्योंकि ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है, नहीं भी होता तो भी इस पर नेट फोर्स 0 होता, क्योंकि रस्सी को हम नेग्लिजिबल मास का लेते हैं, तो m इंटू ए, तो मास नेग्लिजिबल है तो फोर्स 0 होना ही चाहिए। तो अब इस वाले पॉइंट पर अगर मैं एफ बनाऊँ तो यहाँ से T लग रहा है, यहाँ से F लग रहा है, और ये वाला एंगल हमारे पास थीटा था पिछले क्वेश्चन से अगर हम देखें तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। और इधर से आपका टेंशन लग रहा था T1, मुझे निकालना है T का वैल्यू, और वो भी F की टर्म्स में, mg की टर्म्स में नहीं निकालना है ना। तो अब इसको, क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो अब मैं इस पर नेट फोर्स 0 कर दूंगा, लेकिन मैं इसको दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लूँगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो यहाँ पे इस T1 का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा T1 कॉस थीटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हम कॉस लेते हैं, हेड की तरफ हेड, टेल की तरफ टेल, ऐसे T का, नॉट T1 T, है ना, T वाला फोर्स है इसका कंपोनेंट लेते हैं, ऐसे T का एक कंपोनेंट ये आएगा, हेड की तरफ हेड, टेल की तरफ टेल। तो जो एंगल की तरफ नहीं होता है वो कंपोनेंट होता है हमारे पास T साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे जो T कॉस थीटा है वो तो वाई डायरेक्शन में T1 को बैलेंस करेगा, तो T कॉस थीटा इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू mg, जो mg के इक्वल है यहाँ पर, है ना, बट T हमें mg की टर्म्स में नहीं निकालना है। तो हम दूसरा इक्वेशन देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में, तो F माइनस T साइन थीटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0, क्योंकि रस्सी का ये पॉइंट मासलेस है, इसमें कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो F यहाँ से T का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास F बाई साइन थीटा के इक्वल, ये हमारा फोर्स हो जाएगा जो हमें F की टर्म्स में मिलेगा। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, F बाई कॉसेक थीटा के इक्वल भी लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर टेंशन T इन स्ट्रिंग AB इन टर्म्स ऑफ F। ओके ना, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो यहाँ इक्विलिब्रियम था और हमें नेट फोर्स 0 करना था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये हमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ हमें दिया गया है 2 masses m1 एंड m2 आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग, मतलब रस्सी बहुत हल्की है, उसका मास नेग्लिजिबल है, विच पासेस ओवर अ मासलेस पुली, मासलेस तो नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल मास का पुली है, तो इसलिए हम टेंशन दोनों साइड पुली के लिए हम रस्सी पर सेम टेंशन ले सकते हैं। टू द टॉप ऑफ अ डबल इंक्लाइन स्मूथ प्लेन, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं होगा, एंगल हमें दे रखा है इंक्लिनेशन का, एक प्लेन के लिए अल्फा है, दूसरे के लिए बीटा है, इतने इतने एंगल पे झुके हुए हैं दोनों इंक्लाइन। इफ m2 यहाँ पे बड़ा दे रखा है और बीटा भी बड़ा है अल्फा से, है ना, मतलब m2 की तरफ फिसलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास। अब हमें बताना है देन द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक m2, मतलब m2 ब्लॉक का एक्सेलेरेशन डाउन द इंक्लाइन, नीचे की तरफ इंक्लाइन के अलोंग, है ना, नत्तल के अनुदिश, कितना उसका एक्सेलेरेशन होगा, त्वरण होगा। तो आइए देखते हैं इसको, है ना, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे पहले।
ये आपका फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है ना। अब इसके लिए अगर हम देखें तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इन ऑब्जेक्ट से, पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो एफ बनाते हैं, M2 का अगर एफ बनाएंगे तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे M2G, है ना। यहाँ पे रस्सी से कनेक्टेड है तो रस्सी इस पर लगाएगी टेंशन T। रस्सी हमेशा अपनी लेंथ के अलोंग उसको ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ऐसे यहाँ कांटेक्ट में है तो यहाँ से ये जो सरफेस है ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, है ना, पुश करेगा इसको इधर, तो ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग जाएगा। तो इसको मैं नॉर्मल N1 दे देता हूँ नेम। ऐसे ही M1 वाले ब्लॉक पे नीचे ग्रेविटी का फोर्स, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से M1G। यहाँ से रस्सी में टेंशन सेम लिया जाएगा क्योंकि रस्सी मास नेग्लिजिबल है, पुली का भी मास नेग्लिजिबल है। अगर ऐसा केस होगा तो पूरी रस्सी का टेंशन सेम रहता है। तो यहाँ से भी रस्सी इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही होगी, है ना। और यहाँ से भी नॉर्मल, तो नॉर्मल इसको इधर धक्का देगा, पुश करेगा, तो ये N2 मान लिया। क्योंकि दोनों अलग अलग सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स अभिलंब बल को हम सेम नहीं लेंगे, है ना, इधर से N1 इधर से N2। बट इसका यूज़ है भी नहीं इस क्वेश्चन में क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे हम देखें इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये इधर जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। तो अगर मैंने इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A अज्यूम कर लिया है तो क्योंकि ये रस्सी से कनेक्टेड है तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। तो इसका एक्सीलरेशन अगर A है तो इसका भी एक्सीलरेशन A ही आएगा ऊपर की तरफ। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों रस्सी से कनेक्टेड है, रस्सी की लंबाई में कोई चेंज नहीं होता है। तो जितना ये नीचे जा रहा होगा उतना ही ये ऊपर जा रहा होगा। ओके ना। अब मैं एक डायरेक्शन ये ले लेता हूँ, एक डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में तो मुझे मूव नहीं कराना है तो मैं इंक्लाइन के अलोंग वाली डायरेक्शन ले लेता हूँ। तो एक्सीलरेशन भी इसी के अलोंग है जो हमें निकालना है। तो नॉर्मल का तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर है। cos 90 जीरो हो जाएगा, तो नॉर्मल का इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेंशन तो ऑलरेडी इसके अलोंग है, mg का कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें। तो अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा एंगल के साथ वाला, ये बताया था मैंने, कॉस होता है ना। तो ये 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा कॉस 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा। तो ये हो जाएगा M2G साइन बीटा। ऐसे यहाँ पर M1 का कंपोनेंट इधर आ जाएगा M1G साइन अल्फा। तो ये इसका FBT दोनों ब्लॉक्स का कंप्लीट हो गया, है ना। अब मैं इसी इंक्लाइन के लॉन्ग लिखूंगा दोनों की इक्वेशन। सारे फोर्सेस जितने भी इन पे लग रहे थे उनके वो कंपोनेंट फाइंड कर लिए हमने जो इस इंक्लाइन के अलोंग है ना। और जो ऑलरेडी हैं उनके तो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि टेंशन। तो नीचे ये M2G बड़ा होगा तभी इधर जा रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा M2G साइन बीटा माइनस T टेंशन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास M2A। ये पहला इक्वेशन, ओके ना। ऐसे इस वाले ब्लॉक के लिए ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा होगा M1G साइन अल्फा से। तो मैं इसी डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूँ, इस डायरेक्शन को माइनस ले लेता हूँ। तो T वाला फोर्स, टेंशन वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो T माइनस M1G साइन अल्फा, है ना। तो नेट फोर्स यही हो गया। नॉर्मल का इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। cos 90 जीरो हो जाएगा कंपोनेंट। तो नेट फोर्स क्या लिखते हैं हम NLM के अकॉर्डिंग, M1A। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव माना है हमने इस केस में। तो ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका टेंशन और एक्सीलरेशन टू अननोन हो गए और दो ही हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो मैं टेंशन को एलिमिनेट कर देता हूँ तो मुझे एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा, ओके ना। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं टेंशन एलिमिनेट करना है तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये माइनस T ये प्लस T। तो टेंशन तो क्या हो गया एलिमिनेट, तो 1 + 2 मैंने किया तो ये हो जाएगा हमारे पास M2G साइन बीटा। टेंशन तो कैंसिल हो गया और ये प्लस करना है तो माइनस साइन, तो माइनस साइन के साथ ही आएगा M1G साइन अल्फा, और इन दोनों को प्लस किया तो M2A तो कॉमन आ जाएगा, तो M2 + M1A। तो अब यहाँ पे केवल A अननोन है, बाकी तो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें A का वैल्यू मिल जाएगा। तो A हो जाएगा हमारे पास M2G साइन बीटा माइनस
m1g साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा इस वाले ब्लॉक का। इस वाले ब्लॉक का नहीं, इसका भी यही होगा। ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। तो अब यहाँ से हम देखें तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ये अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखते हैं क्वेश्चन में। इसमें बोला है अ रॉड ए बी, ये रॉड ए बी ये वाला है ना, इज शोन इन द फिगर एंड ए ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। तो ये वाला एंड फिक्स है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। एंड ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है √3 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट साइड, है ना, राइट साइड जा रहा है। तो ये आगे जाएगा तो ये रॉड ऐसे नीचे गिरेगी। तो इसने पूछा है द वेलोसिटी ऑफ एंड बी, मतलब ये वाला जो एंड है, ऑफ द रॉड व्हेन रॉड मेक्स एंगल, जब ये रॉड एंगल बना रही है कितना 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो हमें इस बी पॉइंट का वेलोसिटी बताना है कितना होगा। अंडरस्टूड। तो देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो ये कांस्टेंट मोशन का हो जाएगा, बाध्य गति का मोशन हमारे पास क्वेश्चन है ना, बाध्यता का। तो वेज कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं तो साथ साथ तभी चलेंगे जब वहाँ पे वेज कांस्टेंट फॉलो हो रहा होगा। तो वेज कांस्टेंट फॉलो करने के लिए हमें कंसेप्ट पता है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनके जो वेलोसिटीज़ हैं उसके कंपोनेंट सेम हो जाते हैं, है ना। ये हमारा वेज कांस्टेंट है। तो देखते हैं इसका यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे रॉड हमें दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है और यहाँ पे ये वेज ब्लॉक आगे जा रहा है √3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो अब यहाँ पे अब मैं इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। तो अब ये एंड फिक्स्ड है ए वाला। अब अगर ये फिक्स्ड है तो ये रॉड कैसे घूमेगा, ओनली सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर मोशन टाइप। तो ये वाला पॉइंट आपका सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होता है वो सेंटर के अबाउट जो रेडियस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो बी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा हमारा, है ना। अब वी पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे ये बी और ये ब्लॉक दोनों कांटेक्ट में है। तो दोनों का कांटेक्ट सरफेस, तो कांटेक्ट सरफेस यही हो गया ये वाला। तो बी पॉइंट का वेलोसिटी तो इधर है और जो ये पूरा ब्लॉक है इसका वेलोसिटी इधर है। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के जो कंपोनेंट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। ये हमारा वेज कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम देखें तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये 60 था तो ये बचेगा 30 राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कितना हो गया 60। तो v का इधर कंपोनेंट आ जाएगा v साइन 60। एंगल के साथ वाला कॉस होता है तो दूसरा वाला साइन होगा। तो यहाँ से v साइन 60 और ब्लॉक का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है √3। तो ये वेलोसिटी और ये दोनों क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √3 = v साइन 60 और v साइन 60 हो जाएगा हमारा √3/2। √3 से √3 कैंसिल, तो v का वैल्यू आ गया 2 और ये मीटर पर सेकंड में था तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फॉर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। ओके ना। तो वेज कांस्टेंट था क्या, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनका वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में सेम हमें कर देना है, बस इतना सा कंसेप्ट है। ओके ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोला है ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन, है ना। स्मूथ प्लेन पे इस ब्लॉक को हम घसीट रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ रोप विच मूव्स विद वेलोसिटी v। इस रोप की मदद से जिसको हम v स्पीड से इधर खींच रहे हैं, है ना।
द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक का वेलोसिटी बताना है कितना होगा इस इंस्टेंट पर। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। ये ब्लॉक है हमारे पास, ऐसे रस्सी इधर जाके इसको v स्पीड से खींच रहे हैं हम, और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है थीटा, है ना। तो ये जो ब्लॉक है एक्चुअल में किधर चल रहा होगा, इसी डायरेक्शन में, तो इसका स्पीड मैंने इधर मान लिया u। तो ये जो पॉइंट है ये भी ब्लॉक के साथ इसी डायरेक्शन में u से चल रहा होगा, है ना। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट लगेगा यहाँ पे, रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है, रस्सी की लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया। तो यहाँ से ये पॉइंट v स्पीड से आगे जा रहा है, एक बार में एक ही पॉइंट देखेंगे। तो अगर ये पॉइंट आगे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी किससे, v से, तो बढ़ रही है इसलिए प्लस v। यहाँ पे देखें तो ये वाला पॉइंट v से u से इधर जा रहा है, जो ब्लॉक की स्पीड के बराबर माना है हमने। तो लेंथ के अलोंग वाला कंपोनेंट ओनली, तो u लेंथ के अलोंग नहीं है, इसका कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा लेंथ के अलोंग। तो लेंथ के अलोंग ये कंपोनेंट हमारे पास आ गया u cos थीटा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट इधर जाएगा लेंथ के अलोंग, रियल में तो इधर जा रहा है बट उसका कंपोनेंट लेंथ के अलोंग इधर जा रहा है, तो ये इधर जाएगा। अब इसी को देखना है, इसको भूल जाइए। तो ये आगे जाएगा तो लेंथ रस्सी का क्या होगा, कम, इसलिए माइनस माइनस u cos थीटा, और नेट चेंज रस्सी की लंबाई में कितना होगा, 0, क्योंकि ना वो बढ़ती है ना छोटी होती है। तो यहाँ से हमारे पास u आ गया कितना, v बाई cos थीटा के इक्वल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ना। तो यहाँ से हम देखें तो v बाई cos थीटा मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा था स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज़ में लिया है, मतलब रस्सी की लंबाई फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास हमें बताना है, एंड द टेंशन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी, मतलब 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है हमें अगर इस सिस्टम को फ्री छोड़ दिया जाए, और ये जो ए बी के बीच में रस्सी है इसका टेंशन हमें निकालना है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको सिस्टम दिया गया है ना। ये वाला मास हमारे पास 1 kg है, और बी वाला मास 3 kg है, और सी वाला मास भी 3 kg है। तो इनका पहले एफ बना लेते हैं। तो 3 kg पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ग्रेविटी का फोर्स। तो 3 इंटू जी 10, 30 हो गया। यहाँ से लग रहा होगा टेंशन T। तो ये क्योंकि मास वास नहीं बोला है तो टेंशन सब जगह सेम रहेगा, सेम स्ट्रिंग में। तो यहाँ से T है तो यहाँ से भी T लग रहा होगा, है ना। इधर वाली साइड से यहाँ पे टेंशन T1 मान लेंगे, क्योंकि ये दूसरा रस्सी हो गया, ये सेम स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ से भी टेंशन T1 हो जाएगा क्योंकि मासलेस। और इस पर ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा 30, यहाँ पर भी ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg, 1 इंटू जी मतलब 10। और तो कोई फोर्स यहाँ पे किसी भी ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, हमने सारे फोर्सेस यहाँ पे जो ब्लॉक्स पे लग रहे थे वो दिखा दिए हैं। तो ये 3 + 1 4 kg, ये 3 kg। तो ये वाला साइड हेवी है, तो ये सिस्टम इधर मूव करेगा ए एक्सेलेरेशन से। तो जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ही ये ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी का लेंथ फिक्स है, जितना ये नीचे खिसकेगा उतना इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, कांस्टेंट। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, t - 30 जिधर जा रहा है, तो t - 30 इक्वल टू मास 3 kg है इंटू एक्सीलरेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर प्लस मान लिया हमने। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे यहाँ देखें तो यहाँ पे इन दोनों को अगर एक सिस्टम भी मान लें हम ऐसे, तो इस पूरे सिस्टम पे ऊपर T लग रहा है, ये T1 तो इनका इंटरनल हो जाएगा, और यहाँ से टोटल ग्रेविटी का फोर्स कितना लगेगा, 3 + 1 4, तो 4 इंटू जी मतलब 40 न्यूटन। तो ये सिस्टम नीचे जा रहा है पूरा, है ना, तो पूरे को एक ही मान लिया हमने। तो ये हो जाएगा 40, नीचे वाला बड़ा फोर्स है तो नीचे प्लस मान लिया मैंने, ऊपर -T,
और तो कोई फोर्स नहीं है, ये बीच वाला तो इंटरनल हो गए, इक्वल टू टोटल मास 4 इनटू ए एक्सेलेरेशन, सेकंड इक्वेशन। तो मुझे एक्सेलेरेशन निकालना था, तो मैं इस टी को क्या कर दूंगा, एलिमिनेट, दोनों को ऐड कर लेते हैं इक्वेशंस को, तो टी गायब हो जाएगा। तो 40 माइनस 30 10, 3 + 4 7 ए, तो ए का वैल्यू आ गया 10/7 और जी का वैल्यू 10 होता है तो इसको आप g/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो g/7 हमारा आंसर हो जाएगा एक्सेलेरेशन के लिए। और इसकी बात करें तो ये नीचे, तो g/7 किधर हो जाएगा, डाउन साइड, नीचे की तरफ, है ना, डाउनवर्ड्स। ओके, ऐसे ही अब इस बीच वाली रस्सी में टेंशन पूछा है हमसे T1, तो T1 के लिए मैं इस ब्लॉक को पकड़ लेता हूँ, एक्सेलेरेशन तो हम निकाल ही चुके हैं। तो इस वाले ब्लॉक के लिए 1 kg वाले ब्लॉक के लिए नीचे लग रहा है mg, तो 1 × g ग्रेविटी का फोर्स, ऊपर फोर्स लग रहा है T1 और इसका नीचे एक्सेलेरेशन हम निकाल चुके हैं कितना, g/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1g माइनस T1, नीचे वाला प्लस ले लिया तो T1 नेगेटिव हो गया, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, वो कितना आया g/7। तो T1 हो जाएगा हमारे पास g माइनस g/7, तो ये हो जाएगा 7 - 1 मतलब 6g/7। तो ये 6g/7 हमारे पास जो ए बी रस्सी थी उसके अंदर जो टेंशन है वो हमें मिल चुका है। और एक्सेलेरेशन कितना आ गया, g/7 डाउनवर्ड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो g/7 डाउनवर्ड इसी ऑप्शन में, और 6g/7 फोर्स का वैल्यू टेंशन का, मतलब कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ओके, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ये हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओके ना। तो इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें पुलिस आइडेंटिकल है, मास रोप का मास नेग्लिजिबल है। अब एम को लिफ्ट कर रहे हैं, पहले केस में 2m मास लगा के, और केस सेकंड में मास m को लिफ्ट किया जाए एक 2mg फोर्स लगा के, ओके ना। तो पूछा गया है हमसे एक्सेलरेशन मास किस केस में, केस फर्स्ट इस वाले केस में जो एक्सेलरेशन है वो केस 2 के कंपैरिजन में कितना आएगा m मास का, ये हमसे पूछा गया है। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ इस वाले सिस्टम में, है ना, तो 2mg हैवी है, नीचे जाएगा, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये जो टेंशन होगा वो छोटा होगा किससे, 2mg से। तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो भी आपका T ही रहेगा, तो ये भी छोटा है 2mg से। तो इस केस में, फर्स्ट केस में जो टेंशन लग रहा है ऊपर वो 2mg से छोटा रहेगा और mg से बड़ा होगा, तो T विल बी ग्रेटर देन mg, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, है ना। तो ये टेंशन 2mg से छोटा है लेकिन mg से बड़ा है। दूसरे केस में अगर हम देखें तो टेंशन तो हमारा 2mg ही दिया हुआ है सीधे सीधे, मतलब दूसरे केस में जो टेंशन है वो ज़्यादा है इस वाले केस के कंपैरिजन में। तो इस वाले केस में ज़्यादा फोर्स लग रहा है इस केस के कंपैरिजन में, तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा आएगा, इस केस में एक्सेलरेशन कम आएगा। मतलब केस फर्स्ट में जो एक्सेलरेशन होगा m मास का वो केस 2 के एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में कम होगा। तो हम बोल सकते हैं केस फर्स्ट में एक्सेलरेशन ऑफ मास m इन केस फर्स्ट इज लेस देन दैट इन केस सेकंड। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ तो हमने टेंशन ही 2mg लगाया है और यहाँ पे ब्लॉक का मास 2mg, वेट 2mg है, तो मतलब टेंशन 2mg से कम रहेगा क्योंकि ये नीचे एक्सेलेरेट हो रहा होगा, है ना। और एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाला फोर्स छोटा हो जाए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 2 ब्लॉक्स हमें दिए गए हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, जैसा कि हमें दिखाया गया ये फिक्स्ड सरफेस है, इसके ऊपर ये 2 ब्लॉक्स ऐसे रखे हुए, फ्रिक्शन नहीं है और इनको मूव करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, है ना। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम।
तो कुछ ऐसे दिया गया है। तो यहाँ से इस पर टेंशन टी इधर लगेगा ब्लॉक पे, और तो कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगना, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ रहेगा। तो ये पूरी 80 सेम है, तो सब जगह टेंशन क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ से भी टी इधर लगेगा, इस पर नीचे क्या लग रहा था, एम जी। तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इंक्लाइन के अलोंग। तो ये हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास इंक्लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट, ये 90 माइनस थीटा। तो एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ओके ना। तो ये इसको इधर मूव करा रहा है। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा, तो यहाँ से लेंथ कम होगा, तो ये भी ए से जाएगा, है ना। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इस वाले ब्लॉक की इंक्लाइन के अलोंग एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए। ये तो इंक्लाइन वाले ब्लॉक के लिए हो गया इक्वेशन। ऐसे ये जो ग्राउंड पे रखा हुआ है इसका वैल्यू फोर्स लगा यहाँ पे, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे हमारे पास टी। तो टी इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल एम जी लग रहे हैं, लेकिन वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। हम जब y को सॉल्व करते हैं तो x को नहीं देखते, जब x को सॉल्व करते हैं तो y को नहीं देखते। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो t और a टू अननोन है, टू इक्वेशन है। हमसे पूछा एक्सेलरेशन, तो मैं टेंशन को एलिमिनेट करता हूँ, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा 2ma, है ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, g साइन थीटा बाई 2, ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा इस केस में। तो मैं क्या करूँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए, अब मुझे टेंशन रखना है, एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करना है। तो मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूँ। तो इसमें से इसको माइनस किया, फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस टी, और इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस टी, और एम ए माइनस एम ए कितना हो गया, 0। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 2t इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो टेंशन कितना आ गया यहाँ से, t इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाय 2k इक्वल, ये हमारा टेंशन हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो टेंशन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ये एम जी साइन थीटा बाई 2, ये हमारे पास टेंशन का वैल्यू हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो बस कुछ नहीं है, आपको एफ बनाना है, एक्सेलरेशन अज्यूम करना है, फोर्स के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, उसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला गया है हमसे M1 M2 वाले दो मास हैं, और उनको हमने स्प्रिंग से, लाइट स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और M1 को हम F फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं, है ना। तो उससे उसका ना एक्सेलरेशन कितना आ गया, A1 इन राइट डायरेक्शन। ओके, इस दिशा में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन M2, M2 का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, इन सारे ऑप्शंस में से। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये M1 ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये M2, यहाँ से हमने फोर्स लगा दिया इस पे F, और इसका एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है A1। ओके ना। तो हमें बताना है M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, A2, ये कितना हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ, तो उस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स केवल F है, स्प्रिंग का फोर्स भी होगा, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स इस सिस्टम के लिए क्या हो गया, इंटरनल, और इंटरनल फोर्सेस का सम 0 होता है, तो उसे हम इस सिस्टम के लिए काउंट नहीं करेंगे। तो इस सिस्टम के लिए M1 प्लस M2 सिस्टम के लिए अगर मैं फोर्स का इक्वेशन लिखूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट दोनों का एक्सेलरेशन अलग है, तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मतलब M1 A1 इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए प्लस ले रहा हूँ, ऐसे इसका A2 मैंने प्लस माना है, तो प्लस M2 A2, और मुझे A2 निकालना था, तो बस यहाँ से A2 कैलकुलेट हो जाएगा। A2 हो जाएगा F माइनस M1 A1 अपॉन M2। तो ये हमारे पास सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया।
और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे सिस्टम मान के, तो हमें स्प्रिंग का फोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम स्टेप में ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। ओके ना, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरीके से भी एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव कर रहे हो। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसमें बोला गया है ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस, मतलब घर्षण कहीं नहीं है। पुली और स्ट्रिंग रस्सियाँ सब हल्की है, लाइट है। मासेस हमें दिया हुआ है m1 का और m2 का, ये वाला मास ये वाला मास। तो हमसे पूछा है m1 एंड m2 का एक्सेलेरेशन कितना होगा अगर यहाँ पे हमने फोर्स F लगा दिया रस्सी पे, कितना 180 न्यूटन। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़ते आगे है ना। तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ से हमने F फोर्स लगा दिया है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो इस पॉइंट पर टेंशन T, तो क्योंकि ये मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टेंशन का वैल्यू F के बराबर ही रहेगा, है ना। और वही टेंशन यहाँ पे इधर लग गया, इस वाली पुली पे इधर लग गया, यहाँ से इधर लग गया, यहाँ से इधर लग गया और इस पे इधर लग गया। तो जो ये M1 वाला ब्लॉक है इस पे केवल टेंशन ही लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा ये। तो T आपका किसके बराबर है, F के बराबर। तो इसका एक्सेलेरेशन मैंने मान लिया A1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो F इक्वल टू m1 a। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा हमारे पास, F बाई m1। ओके ना। तो F कितना दिया हुआ है हमें, देखते हैं। F का वैल्यू 180 और m1 का वैल्यू 20। तो 180 बाई 20, तो ये हो जाएगा 9। मतलब कि जो ये ब्लॉक है m1 वाला, इसका एक्सेलेरेशन 9 आ गया और पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमने जो डायरेक्शन माना था वो सही है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, है ना। बट अभी हमें m2 के लिए भी चेक करना है, इन दोनों में से सेलेक्ट करने के लिए। तो m2 के लिए देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो m2 वाला जो ब्लॉक है, ये पुलिस कनेक्टेड है, यहाँ पे भी इधर पुली कनेक्टेड है। तो ये कुछ ऐसे, ये सीधा रस्सी होगा। तो इधर से यह टेंशन T लग रहा है और इधर से भी ये टेंशन T लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टली इस ब्लॉक पर m2 वाले पे केवल ये दो ही फोर्स लग रहे हैं और आप देख सकते हैं ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब कि इस पर x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है और फोर्स ही 0 है, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा, नहीं एक्सीलेट नहीं कर रहा होगा। तो अब देखते हैं हमारा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दिख रहा है AM2 यहाँ पर 0 है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है कि फोर्स लगा दें तो M2 भी मूव कर रहा होगा, बट अभी हमने देख लिया कि M2 मूव नहीं करेगा क्योंकि उस पर टेंशन सभी साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। ओके ना, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, ये हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल, मतलब एक डिस्क है, टर्न टेबल है, वो घूम रहा है, उस पर एक कॉइन रख दिया गया है। जस्ट स्लिप, मतलब फिसलता है अगर उसको हम 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखते हैं फ्रॉम सेंटर। इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल, टर्न टेबल का वेलोसिटी डबल कर दिया जाए तो कितना डिस्टेंस पे वो स्लिप करने लगेगा। तो ये डिस्क है, इस पे हमने एक कॉइन यहाँ रख दिया है और ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ये डिस्टेंस r हो गया। तो अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, सर्कुलर मोशन, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा और 80 तो 0 हो जाएंगे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी 0, एंगुलर एक्सीलरेशन भी 0। तो इस ऑब्जेक्ट पे केवल सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा कॉइन पर, जो सेंटर की तरफ लगेगा। और सेंटर की तरफ जो ये फोर्स है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो नॉर्मल या mg इसको ये फोर्स नहीं दे सकता।
तो इसको जो ये फोर्स मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसको मिलेगा ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली, और ये अभी स्लिप नहीं कर रहा है तो ये फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है Fs, ये इस कॉइन को दे रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वैल्यू हो जाएगा m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर और इंटू आर, ठीक है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और ये जस्ट स्लिप करने वाला है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस इंस्टेंट पर किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उसके बाद फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा अगर हमने स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दिया तो इसलिए ये लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू फिक्स है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर FL कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, ओके ना। तो जो R है वो 1/ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। R किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं R2/R1 इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो R2 हमें निकालना है, R1 हमें कितना दिया हुआ है पहले वाले केस में 16 सेंटीमीटर, और ओमेगा 1 इनिशियली ओमेगा था, और बाद में हमने एंगुलर वेलोसिटी को क्या किया है, डबल, मतलब ओमेगा 2 इनिशियल का डबल हो गया इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें तो R2 कितना आ जाएगा, ये 4, ओमेगा तो कैंसिल, तो 4 से 4 टाइम्स, तो ये 4 किस में, सेंटीमीटर में। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, मीन्स थर्ड ऑप्शन, ओके ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है ना, क्या दिया गया है देख लेते हैं पूरा। 2 मासेस A एंड B, ये A और B, इनका मास 10 और 5 kg बोला गया है रेस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। ये पुली फ्रिक्शनलेस है ना, टेबल के कॉर्नर पे फिक्स है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए विद टेबल के साथ जो है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो दिया गया है 0.2। द मिनिमम मास ऑफ C दैट में बी प्लेस्ड ऑन A, तो C का मास बताना है जो इसके ऊपर रखा जाए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, मतलब इसको चलने से रोका जाए। तो उसके लिए कितना मास ऊपर रखूँ, ज़्यादा मास रखूँगा तो वो B जो है वो इसको ईजिली खींच नहीं पाएगा, तो मिनिमम कितना मास रखूँ कि B इसको खींच ना पाए, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर ले। तो देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करना है इसको, है ना। ये 10 kg के बराबर है, यहाँ पे ये B 5 kg के बराबर है, तो ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये B भी मूव नहीं करेगा, तो B पे नीचे फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से 50 न्यूटन। तो यहाँ से भी टेंशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन, ताकि ये B मूव ना करे। तो यहाँ से टेंशन लगा 50 न्यूटन, तो ये अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है, तो ये यहाँ से ग्राउंड से फ्रिक्शन लग रहा होगा, कौन सा, स्टैटिक। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमारा किसके बराबर होना चाहिए 50 न्यूटन के बराबर, ताकि ये इसको बैलेंस कर सके। और हमें ये भी पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे छोटा रहेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है हमारे पास म्यू इनटू नॉर्मल। तो इस वाले पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो इन दोनों के वेट की वजह से आएगा। तो C का मास हमें नहीं पता, तो मैंने M मान लिया। तो Fs किसके बराबर है 50 के बराबर, तो 50 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन कितना हो गया इन दोनों का वेट, तो 10 + m, ये तो मास इंटू जी है ना, mg वेट, और म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 0.2 है ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट घर्षण गुणांक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 10, तो 2 से ये चला गया 25 टाइम्स, तो 25 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 + m। तो यहाँ से हम देखें तो m कितना आ गया 25 - 10 मतलब 15, मतलब जो m है C ब्लॉक का मास वो आपका 15 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, है ना। तो देखें तो यहाँ पे 15 ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो 15 विल बी आवर करेक्ट आंसर मिनिमम वैल्यू के लिए। 15 से बड़ा मास रखोगे तब भी ये रेस्ट पे रह जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू C के मास के लिए 15 होना चाहिए, ओके ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। इसमें बोला गया है अ कार्ट ऑफ मास m एज अ ब्लॉक ऑफ मास m, है ना, ये कैपिटल M या स्मॉल m, है ना, अटैच किया हुआ है, इसे रखा गया है जस्ट। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू दिया गया है इन दोनों के बीच में, है ना। व्हाट इज द मिनिमम एक्सलेशन ऑफ द कार्ट, कार्ट का हमें मिनिमम एक्सलेशन बताना है सो दैट ब्लॉक m डज नॉट फॉल, नीचे ना गिरे। ओके, तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। तो कार्ट को हमने मान लिया कि a एक्सलेशन से मूव करा दे, है ना। तो ये जो ब्लॉक है ये भी इसके साथ a से आगे जाएगा, लेकिन मैं कार्ट के रेस्पेक्ट में मान लेता हूँ, तो विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, ओके ना। तो कार्ट के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है, नीचे क्या लग रहा होगा mg, यहाँ कांटेक्ट में था तो नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, और नीचे mg इसको ले जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फिसल नहीं रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, प्लस कार्ट के फ्रेम में देख रहे हैं तो स्यूडो फोर्स लग जाएगा एक्सीलरेशन के अपोजिट, मतलब इधर वो होगा मास तो इसका बट एक्सीलरेशन कार्ट का, वो अलग बात है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम आएगा, लेकिन हम जिसके फ्रेम में देखते हैं उसका एक्सीलरेशन लिखते हैं स्यूडो फोर्स के लिए। तो ये आपका स्यूडो फोर्स हो गया। तो अब कार्ट रेस्ट पे आ गया और ये ब्लॉक इस पर फिसल नहीं रहा है, तो ये ब्लॉक भी रेस्ट पे आ जाएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा इस पर, 0, मतलब कि नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा एम को, और जो एफ एस है वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। तो एफ एस इक्वल टू एम जी, और हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू के बराबर या उससे छोटा होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एम जी इक्वल टू लेस इक्वल टू एफ एल। एफ एल क्या लिखते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन, और एन किसके बराबर है, एम ए, तो म्यू इंटू एम ए। तो यहाँ से ए आ गया हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू जी बाई म्यू, ठीक है, मतलब ए एक्सीलरेशन आपका जी बाई म्यू से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू तो यही हो जाएगा जी बाई म्यू, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, थर्ड वाला। ओके, दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट देखा है। स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जो एक्सीलरेट हो रहा है, तो हम एम के कार्ट के फ्रेम में देख रहे हैं तो ये एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसके फ्रेम में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उस पर स्यूडो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि हम एनएलएम उस पर यूज़ कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या बोला गया है देखते हैं क्वेश्चन में। ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है ट्रायंगुलर ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन द इंक्लाइन सरफेस, तो ये इंक्लाइन सरफेस पे रेस्ट पे रखा हुआ है ना। सभी सरफेस फ्रिक्शनलेस दिया गया है, मतलब कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये बोल रहा है कि क्या फोर्स कैपिटल एम पे अप्लाई किया जाए, है ना, सो डेट एम कीप एम स्टेशनरी रिलेटिव टू एम, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक इसको रुका हुआ दिखाई दे, मतलब दोनों साथ साथ चले, दोनों साथ साथ चले। उसके लिए हमें बताना है कि इस पर हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दिख ही रहा है, मान लेते हैं हमने फोर्स इधर लगाया होगा, है ना, ये फोर्स एफ मान लिया हमने। तो अब देखते हैं इस एफ का वैल्यू कैसे आएगा। ये तो कैपिटल एम है, इस पे ये स्मॉल एम है। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों का एक ही सिस्टम मान लिया, दोनों का एक्सलेशन ए, और यहाँ से एफ फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और तो कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो इंटरनल फोर्स है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे, फ्रिक्शन यहाँ है नहीं। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, एफ अपॉन एम प्लस एम। अब इसके रेस्पेक्ट में इसको देखते हैं, तो स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर इधर नीचे लग रहा होगा एम जी ग्रेविटी का फोर्स, यहाँ से लग रहा होगा नॉर्मल कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो उसको पुश करेगा। और अगर मैं देख रहा हूँ किसके फ्रेम में, इस कैपिटल एम के फ्रेम में, तो इसके फ्रेम में एक स्यूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, तो मास इसका लेकिन एक्सीलरेशन इसका, वो अलग बात है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है,
लेकिन हम इसके फेव में देख रहे हैं तो इसी के एक्सेलेरेशन को बोला जाएगा, तो एम ए। अब ये इस इंक्लाइन पे, ये इंक्लाइन रुक गया, जिसके फेव में देखते हैं तो ये भी इसके लिए रुका हुआ है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो ये ना नीचे जाना चाहिए ना ऊपर जाना चाहिए, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, एम जी साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास, है ना, ये अभी हम देख ही चुके हैं। और एम ए का इधर कंपोनेंट ये थीटा था एंगल, तो ये आएगा कॉस एम ए कॉस थीटा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें तो ये ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। नॉर्मल का तो इस सेक्शन में कंपोनेंट आना ही नहीं है, परपेंडिकुलर है, कॉस 90 0, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको, एम ए कॉस थीटा को। तो एम से एम कैंसिल, तो ए कितना आ गया, जी टेन थीटा। और हमें ए नहीं निकालना, हमें तो फोर्स निकालना है, तो ए का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, वो कितना आया था, है ना। तो ये वैल्यू हो गया एफ अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इक्वल टू जी टेन थीटा। तो यहाँ से फोर्स कितना आ गया हमारे पास, एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी टेन थीटा। ये हमारे पास इस फोर्स का वैल्यू हो गया। इतने फोर्स को अगर हम लगाएंगे उस पर, तो ये जो ब्लॉक है वो वेस के ऊपर स्लिप नहीं करेगा, साथ साथ चलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एंगल का वैल्यू ये थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास बचेगा, मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज रेस्टिंग ऑन अ वेज, मतलब ये इस पे रुका हुआ है, आराम से रेस्ट कर रहा है, थीटा एंगल का वेज है हमारे पास। अब इस वेज को हमने यहाँ पे ए एक्सेलेरेशन दे दिया है ना, इस वाले नीचे वाले को टुवर्ड्स लेफ्ट। सो मिनिमम वैल्यू बताना है ए का, जिसके लिए मास एम विल फॉल फ्रीली। फ्रीली का मतलब इस पे केवल ग्रेविटी का फोर्स बचना चाहिए, है ना। जो हमारे पास एम छोटा वाला ब्लॉक है उस पे केवल ग्रेविटी का फोर्स बचना चाहिए, उसके लिए ए का वैल्यू कितना हो ये हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये थीटा, ये मास एम है ना, और यहाँ पे हमने एक्सेलेरेशन ए दे दिया। तो अगर ये फ्री फॉल कर रहा है, मतलब जो एम वाला ब्लॉक है इस पे केवल ग्रेविटी लग रही है, तो इसका जो एक्सेलेरेशन आएगा a1 वो किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर, है ना। और जस्ट ये उससे अलग हुआ है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, तो साथ साथ लगभग साथ साथ चल रहे हैं, है ना, बिल्कुल एकदम हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना है। तो जस्ट वाले केस में ये नीचे जा रहा है g से, तो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ये जो वेज जा रहा था वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसका भी हमें कौन सा कंपोनेंट, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हमें देखना पड़ेगा। तो ये दोनों वेज कंस्टेंट से दोनों जो कंपोनेंट्स हैं कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, बोथ शुड बी इक्वल। तो मान लो ये एंगल थीटा है दिया हुआ है, तो थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो जी का ये कंपोनेंट आएगा जी कॉस थीटा, एंगल के साथ वाला कॉस लेते हैं हम। ऐसे ये थीटा हो गया तो ये वाला तो कॉस होता, तो ये क्या आएगा परपेंडिकुलर वाला ए साइन थीटा। तो वेज कंस्टेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए साइन थीटा इक्वल टू जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया हमारे पास जी कॉस बाई साइन मीन्स कॉट थीटा। दिस विल बी आवर आंसर फॉर एक्सेलेरेशन ए। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, जी कॉट थीटा मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो आज के लिए फिजिक्स में एनएलएम में हमारे पास इतने ही अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आज फिजिक्स में हम इतना ही करते हैं। अब अभी आपको कहीं जाना नहीं है, अभी केमिस्ट्री में कपिल सर आएंगे और वो आपको केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप उनका वेट कीजिए
और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगा नेक्स्ट जेई मेल में। ओके, आज केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल PCl2F3। तो पहले जान लेते हैं कि PCl2F3 की क्या तो हाइब्रिडाइजेशन है और क्या शेप है। तो PCl2F3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और शेप है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप है। और इसमें एक और चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि यहां पर फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी प्लेस्ड एट, इसको हमें रखना होता है एक्सियल पोजीशन पर। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में दो तरह की लोकेशंस होती हैं, दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। तो जब आप PCl2F3 की शेप बनाएंगे तो वो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं जो आप वर्टिकल देख रहे हैं ये हैं एक्सियल, और जो बॉन्ड्स आप इधर देख रहे हैं प्लेन में ये हैं इक्वेटोरियल। तो फ्लोरीन जो होता है वो आता है एक्सियल पे, और क्योंकि दोनों पोजीशंस ऑक्यूपाई हो चुकी हैं एक्सियल, तो अब बचा हुआ जो तीसरा फ्लोरीन होगा वो इधर कहीं इक्वेटोरियल पर आएगा, और जो दोनों Cl हैं ये अब यहां पर इक्वेटोरियल पर ही आएंगे। तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा था। क्वेश्चन में था, एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें इसमें जो बतानी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो करेक्ट चेक कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर। तो क्या ये बात ठीक है कि एक मॉलिक्यूल ये नॉन प्लेनर भी है और नॉन पोलर भी है? तो ये नॉन प्लेनर तो ठीक है क्योंकि शेप जो है वो 3D है, पर ये जो डायपोल मोमेंट वेक्टर्स बनेंगे इस फ्लोरीन के एक्सियल वाले, ये तो कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को, पर इधर से जो फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट वेक्टर बनेगा ये इस क्लोरीन के डायपोल मोमेंट वेक्टर को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, एंड दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। तो ये नॉन प्लेनर तो है पर नॉन पोलर नहीं है। तो इसमें जो ये वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है 3 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो चेक कर लेते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होती है इक्वेटोरियल से। रीजन क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है इसकी जनरली हाइब्रिडाइजेशन PD कही जाती है, और इसमें परसेंटेज ऑफ S करेक्टर है ही नहीं, 0 है। तो जहां पर परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ज्यादा होता है वो वाले बॉन्ड्स थोड़े श्रिंक होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, और ये जो आप इक्वेटोरियल बॉन्ड्स देख रहे हो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 कही जाती है। तो बेसिकली ये जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन कहा जाता है sp2 प्लस PD। क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के अंदर S करेक्टर है तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो एज कंपेयर टू एक्सियल इनसे थोड़े छोटे होंगे। तो यहां पर 3 तरह के बॉन्ड लेंथ्स मिल जाएंगी, एक होगी एक्सियल PF बॉन्ड, एक होगी इक्वेटोरियल PF बॉन्ड, और एक होगी इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड। तो 3 तरह के बॉन्ड लेंथ्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट 2 ठीक है। स्टेटमेंट 3 है इन द मॉलिक्यूल axial bonds are longer than each of the equatorial bonds। तो axial bonds सारे के सारे इसमें बड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो PCl है ये PF से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट 3 है ये भी गलत है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 इसमें गलत थे, स्टेटमेंट 2 इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल्स। जो नीचे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो I3 माइनस के जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, इसमें सेंट्रल एटम के ऊपर 3 लोन पेयर्स होते हैं, और सेंट्रल जो आयोडीन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है।
तो जो स्ट्रक्चर है इसका वो लीनियर है और प्लेनर है। I3 माइनस जो मिलेगा, I3 प्लस जो होगा, इसमें आयोडीन के पास से एक लोन पेयर जा चुका होगा, तो I3 प्लस की जो शेप है वो है आयोडीन, इसके पास होंगे 2 लोन पेयर्स और 2 आयोडीन के साथ बॉन्ड, तो शेप इसकी आ रही है बेंट। CO2 अच्छे से जानते हैं, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp है और जो शेप है इसकी वो लीनियर है इस तरीके से। SO2 के अंदर सल्फर के पास एक लोन पेयर है और 2 SO बॉन्ड्स हैं, तो इसकी शेप भी बेंट है। हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की SO2 के अंदर sp2 है। तो पूछा जा रहा है इसमें क्या क्या, तो N3 माइनस जो है इसकी शेप भी इस तरीके से है, माइनस प्लस माइनस। सेंट्रल नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी शेप भी लीनियर है। तो हुआ क्या है कि N3 माइनस, CO2 और I3 माइनस ये तीनों लीनियर हैं और I3 प्लस और SO2 ये दोनों बेंट हैं। तो I3 माइनस, I3 प्लस एंड N3 माइनस आर आइसोस्ट्रक्चरल तो नहीं है, I3 माइनस और N3 माइनस तो हैं बट I3 प्लस बेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। I3 माइनस, N3 माइनस और CO2 ये तीनों के तीनों लीनियर हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। N3 माइनस एंड CO2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल, तो आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब ये जिनकी शेप सेम होनी चाहिए, तो N3 माइनस और CO2 आइसो स्ट्रक्चरल तो है ही सही क्योंकि दोनों के दोनों लीनियर थे, और साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो 8 × 2 16, 16 प्लस 6 22, और N3 माइनस के अंदर भी 22 ही आ जाएंगे, नाइट्रोजन के अंदर 7 होते हैं और एक ही आपको नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो 7 × 3 21 इलेक्ट्रॉन N3 के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन आया माइनस वाला, तो इन दोनों के अंदर ही 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसो स्ट्रक्चरल तो है ही सही, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ओनली I3 प्लस एंड SO2 आर पोलर स्पीशीज अमंग द गिवन स्पीशीज, तो ठीक है। इसमें CO2 की शेप जो थी वो लीनियर थी, तो यहां पर डायपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट हो गई होंगी, तो ये भी इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर 0 आ रहा था। I3 माइनस भी क्योंकि लीनियर है तो उसके भी डायपोल मोमेंट वेक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसकी भी डायपोल मोमेंट 0 है, और सिमिलरली N3 माइनस भी लीनियर है तो डायपोल मोमेंट वेक्टर्स वहां भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो होगा क्या कि जो बेंट शेप है ये इनकी नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो इसीलिए SO2 और I3 प्लस दोनों के दोनों डायपोल मोमेंट कैरिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो स्टेटमेंट 4 भी सही है। तो जो इसमें स्टेटमेंट गलत है वो है स्टेटमेंट 1, और हमसे पूछा गया था स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो बतानी है, तो आंसर इसका में टिक करना पड़ेगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो NO3 माइनस, CO32 माइनस, ClO3 माइनस, SO4, SO32 माइनस एंड BO3 माइनस। हमें बताना है कंटेन्स ओनली द नॉन प्लेनर स्पीशीज, तो इनमें से कौन कौन नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर हमें बताना है। तो NO3 माइनस जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। SO32 माइनस की जो शेप है वो होगी एक लोन पेयर कैरिंग है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉन प्लेनर है। ClO3 माइनस, यहां पर क्लोरीन के पास एक लोन पेयर होगा और डबल बॉन्ड O और माइनस, ये ClO3 माइनस है। कार्बोनेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, CO32 माइनस ये है, प्लेनर है। BO3 माइनस, तो यहां पर बोरोन के साथ 3 O माइनस लगे हुए होंगे, तो यानी कि NO3 माइनस तो प्लेनर है बट SO32 माइनस और ClO3 माइनस ये दोनों नॉन प्लेनर हैं। कार्बोनेट प्लेनर है, नाइट्रेट प्लेनर है बट ClO3 माइनस नॉन प्लेनर है। SO32 माइनस और ClO32 माइनस ये दोनों के दोनों नॉन प्लेनर हैं।
NO3 माइनस प्लेनर है, बाकी SO3 2- और BO3 2- ये नॉन प्लेनर है। तो इनमें से किस ऑप्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें नॉन प्लेनर बताना है? तो यहां पर NO3 माइनस प्लेनर हो गया था, यहां CO3 2- और NO3- ये दोनों प्लेनर हैं, यहां पर ये दोनों के दोनों ही नॉन प्लेनर हैं, और यहां पर भी जो NO3- है ये प्लेनर आ गया था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स अंडर लिस्ट 1 विद आइटम्स अंडर लिस्ट 2। इस लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 के अंदर शेप दी हुई है। तो PCl5 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, सारे पांचों के पांचों बॉन्ड्स बने हुए हैं। शेप जो मैच करेगी वो मैच करेगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के साथ, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के साथ। F2O sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो शेप कहलाएगी बेंट, और हमें शेप ही बतानी है। BCl3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो शेप होगी ट्रायगोनल प्लेनर, और अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें 1 लोन पेयर्स और 3 NH सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इसकी शेप होगी पिरामिडल। तो मैच कर लेते हैं। PCl5 मैच करेगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के साथ, तो A मैच करना चाहिए थर्ड के साथ, तो A मैच थर्ड में, फोर्थ ऑप्शन में हो रहा है, इसको देख लेते हैं। B F2O मैच करना चाहिए V शेप या बेंट शेप के साथ, तो ठीक है बेंट भी कह सकते हैं, V शेप भी मैच करा सकते हैं, तो B भी मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ। C BCl3 शेप मैच करनी चाहिए ट्रायगोनल प्लेनर के साथ, तो वो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ठीक है C मैच कर रहा है 2 के साथ। और D जो कि अमोनिया था, शेप पिरामिडल होनी चाहिए, तो वो मैच कर रहा है ट्रायगोनल पिरामिडल, ओके, ऑप्शन 4 के साथ। तो यानी कि इसमें ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलराइजेशन मे बी कॉल्ड एज द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ एन आयन बाय एन एडजेसेंटली प्लेस्ड कैटायन। ओके, कुछ फजांस रूल में हमने ऐसा पढ़ा होता है कि जहां पर कैटायन जो होता है वो पोलराइज कर रहा होता है एनायन को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ओके, तो और एक ब्रीफ में बता दूं कि जो पोलराइजेशन पावर होती है किसी कैटायन की, वो बेसिकली चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, और चार्ज डेंसिटी जो है वो हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। और जनरली हम इनको स्फेरिकल मानकर चलते हैं, और वॉल्यूम हो गया है 4/3 πr³। तो जिसका रेडियस जो आयन छोटे साइज का होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है तो, क्योंकि वॉल्यूम छोटा आ गया है। तो यहां पर बात है लेसर पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ कैटायन ऑफ लो रेडियस। तो ये वाली बात ठीक है कि अगर कैटायन का साइज, सॉरी ये वाली बात गलत है, क्योंकि कैटायन का साइज अगर छोटा हो गया है तो जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम छोटी हो चुकी है, तो वहां पर लेसर पोलराइजेशन नहीं, वहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अगला है, अ लार्ज कैटायन इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। तो ये वाली बात इसका रिवर्स करेक्ट है। अगर साइज बड़ा हो जाएगा कैटायन का तो वॉल्यूम बड़ी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, तो पोलराइजेशन पावर घट जाएगी। तो ऑप्शन 1 भी गलत था, ऑप्शन 2 भी गलत है। लार्जर पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ कैटायन ऑफ हाई चार्ज। तो ठीक है, चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं, तो वॉल्यूम घटा दिया जाए फिर चार्ज को बढ़ा दिया जाए। तो चार्ज अगर बढ़ा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ऑप्शन 3 सही है। अ स्मॉल एनायन इज लाइकली टू अंडरगो अ लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। तो एनायन के बारे में ऐसा है कि अगर साइज छोटा होगा एनायन का तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऊपर की तरफ होगा पीरियोडिक टेबल में। से फ्लोरीन क्लोरीन की बात अगर करें तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसका डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कम रहेगा। तो अगर एनायन का साइज छोटा है तो इट वुड हैव लेसर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following statements is incorrect with respect to the molecule H2CF4? पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H2SF4 में H2CSF4 के अंदर क्या है? सल्फर है और 4 फ्लोरीन के बॉन्ड्स यहां बने हुए हैं। सल्फर है यहां पर sp3d हाइब्रिडाइज्ड,
जिसमें एक इस तरीके से पाई बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो ये ऐसे है। इसको थोड़ा सा 3D में समझें तो ये दो फ्लोरीन बॉन्ड्स हैं जिनको हमने रखा हुआ इक्विटोरियल में, तो इनमें से एक बॉन्ड जो है वो जा रहा होगा अंदर की तरफ और एक बॉन्ड आ रहा होगा बाहर की तरफ, और ये जो दोनों SF बॉन्ड्स हैं वो इसी प्लेन में होंगे एक्सियल पोजीशन पर। ये जो इस कार्बन का पाई बॉन्ड है वो उस प्लेन में होगा, इस तरीके से इस प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये दो SF बॉन्ड गए हुए हैं, और ये जो दो CH बॉन्ड्स हैं ये इस प्लेन में होंगे जिस प्लेन में ये SF बॉन्ड है। यानी कि थोड़ा सा ब्रीफ में समझें तो अगर ये दो SF बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं एक्चुअली, तो ये जो पाई बॉन्ड है यहां पर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ओवरलैप हो रहा होगा यहां आउट ऑफ द प्लेन, और एक ओवरलैप हो रहा होगा उसका इनसाइड ऑफ द प्लेन। और जो ये दो CH बॉन्ड्स हैं इनका प्लेन और इसका प्लेन सेम आ जाएगा, और यहां पर एक SF बॉन्ड प्रोजेक्टेड है इनसाइड ऑफ द प्लेन और एक SF बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा होगा। क्वेश्चन में देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या पूछा जा रहा है। अ मैक्सिमम ऑफ 6 एटम्स लाई इन अ प्लेन, तो कौन कौन से एटम्स लाई कर रहे हैं प्लेन के अंदर? ये हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तीन तो ये वाले बॉन्ड्स, तीन तो ये वाले एटम्स, सल्फर, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तीन ये वाले, तो यानी कि ये 6 एटम्स ऐसे हैं जो कि सेम प्लेन में चल रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 है 2 CH बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ 2 SF एक्सियल बॉन्ड, तो ये बात भी सही है, ये दोनों उसी प्लेन में है जिस प्लेन में दोनों SF एक्सियल हैं, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 है द पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सल्फर इज पैरेलल टू द एक्सियल SF बॉन्ड्स, तो एक्सियल वालों के नहीं है वो पैरेलल, वो बेसिकली जो इक्विटोरियल है उस वाले प्लेन के पैरेलल है। तो इसमें अभी तक स्टेटमेंट 3 हमें इनकरेक्ट मिल गई है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एंड कार्बन इन द मॉलिक्यूल इज sp3d एंड sp2, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। सल्फर sp3d हाइब्रिडाइज्ड है यहां पर, और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, वो 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में नहीं रखे जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर के अकॉर्डिंग ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो ऑप्शन 4 भी सही है, ऑप्शन 4 भी सही है। तो इसे पूछा था हमसे इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके तहत आंसर ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जा रहा है। जनरली जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं और जो आयनाइजेशन प्रोसेसेस होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, पर मैग्नीशियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन और जितनी भी नोबल गैसेस हैं इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेनिंग का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स रह गए उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेनिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैग्नीशियम, बेरिलियम में इसलिए है क्योंकि वहां पर फुली फिल्ड 2s या 3s कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड 2p3 कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, और वो जो नोबल गैसेस हैं वो तो फुली फिल्ड है ही सही। तो जहां पर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ जाती है उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो मैग्नीशियम क्योंकि 3s2 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो ये वाला जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इसकी हाफ फिल्ड 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये वाला प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होगा। किसी भी एटम के अंदर पहला जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस है वो हो सकता है एंडोथर्मिक हो और हो सकता है एक्सोथर्मिक हो, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। लेकिन किसी भी आयन के अंदर सक्सेसिव, जैसे O नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जा रहा है, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेनिंग जो प्रोसेस होते हैं वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है। किसी में सेकंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। तो यानी कि ऑक्सीजन O नेगेटिव के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो ये प्रोसेस भी फिक्स हो चुका है, एंडोथर्मिक है। ऑक्सीजन एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है और O नेगेटिव बन रहा होता है तो ये एक्सोथर्मिक होता है। बाकी सोडियम है, इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि वो इस सेट में नहीं आता जिस सेट में मैग्नीशियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन और सारी नोबल गैसेस हमने रखी हुई हैं। तो इसे पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा होगा, तो 2 and 3 आर एक्सोथर्मिक, तो 2 and 3 एक्सोथर्मिक नहीं है बल्कि वो एंडोथर्मिक है, तो ये गलत हो गया है। ओनली 4 इज एक्सोथर्मिक एंड ऑल अदर आर एंडोथर्मिक, तो ये एक स्टेटमेंट सही है जिसमें कि
हमसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऑप्शन 4 जो है वो एक्सोथर्मिक है और बाकी सारे के सारे एंडोथर्मिक है। तो इस दो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। बाकी दोनों गलत ही हैं क्योंकि इसमें कुछ कुछ एंडोथर्मिक और किसी किसी को भी एक्सोथर्मिक बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डर्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। तो यहां पर हमें कंपैरिजन करना है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को लेकर। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में एक रिलेशन है और वो रिलेशन इनवर्स का है। वो रिलेशन इनवर्स का है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। ये हम कब कंपेयर कर सकते हैं? जिस समय पर जब आप दो एटम्स जिनको लेकर चल रहे हो वो सेम है, जैसे कि हर जगह पर कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन को ही लिया जा रहा है। तो बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए काम करते हैं, पहले इनके अंदर का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो कार्बोनेट के अंदर का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये निकल कर आएगा 4/3। CO2 एक नॉर्मल सा लीनियर मॉलिक्यूल है जहां पर कोई रेजोनेंस या ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है दोनों कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच का वो निकल कर आएगा 2। और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो निकल कर आता है स्पेशली 3। इसके अंदर है 14 इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप एज पर एमओ थ्योरी निकाल सकते हो। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी के अंदर तो एक ट्रिक है छोटी सी कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एज पर एमओ थ्योरी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 निकल कर आएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर CO का है, तो यानी कि सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसकी होनी चाहिए, फिर CO2 होना चाहिए। और सबसे छोटा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कार्बोनेट का है 1.33 4/3। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसकी आनी चाहिए। तो यानी कि ये वाला जो ऑर्डर है वो तो सही लगाया हुआ है। सेकेंड जो था वो था बॉन्ड एंगल का Bi3 BBr3 BCl3 और BF3। तो इसमें क्या है कि सारे इन चारों के चारों केसेस के अंदर जो बोरोन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो बाहर के तीनों सराउंडिंग एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और सराउंडिंग एटम सेम हो और लोन पेयर कंटेनिंग नहीं है तो यानी कि रिपल्शंस इन हर बॉन्ड के ऊपर जो दूसरे बॉन्ड से लगेगा वो बराबर लगेगा। तो जो एंगल डिस्ट्रीब्यूशन है 360 डिग्री का वो हर जगह पर बराबर हो जाएगा, 1/3 का हो जाएगा। तो आप यहां पर कोई सा भी एटम रख दो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, हर बार जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का निकलेगा। डिफरेंस तब आता है जब सेंट्रल एटम या तो लोन पेयर कंटेनिंग हो जाए या फिर जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो तीनों के तीनों चारों के चारों जो भी हैं वो सेम ना हो। जैसे CH4 CCl4 बॉन्ड एंगल बराबर आएगा, सल्फेट में बराबर आ जाएगा क्योंकि वहां भी कोई सल्फर पर अब लोन पेयर नहीं है और हाइब्रिडेशन sp3 हो चुकी है और बॉन्ड सारे के सारे आइडेंटिकल माने जाएंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इन सब जगहों पर जो बॉन्ड एंगल है वो बराबर हो जाता है। जैसे यहां पर एंगल हर किसी का 120 डिग्री का निकलेगा। तो ऑप्शन जो 2 था वो गलत था। तो इनमें से जो सही है वो ओनली फर्स्ट सही है। तो जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा इसका ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है xenon is the only noble gas which forms a number of compounds, ठीक है, from the following given compounds the planar compounds। तो फिर से वही है, हाइब्रिडेशन निकालनी पड़ेगी, शेप निकालना पड़ेगा और जिसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कौन इनमें से प्लेनर है और कौन नॉन प्लेनर है। तो XeF2 की जो शेप है वो है xenon के पास 3 लोन पेयर्स हैं जो एक्सियल पोजीशन जो इक्वेटोरियल पर आएंगे, जो इक्वेटोरियल पर आएंगे और फ्लोरीन जो है ये आ जाएंगे एक्सियल पर। तो शेप लीनियर है, प्लेनर है। अगला था XeF4। तो XeF4 के अंदर xenon के पास 2 लोन पेयर्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगी, शेप स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। XeO2F2 तो यहां पर xenon के पास 1 लोन पेयर आ जाएगा, 2 ये फ्लोरीन इधर एक्सियल पोजीशन पर आ जाएंगे और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O इस तरीके से आएगा। तो ये फिलहाल नॉन प्लेनर है। XeO3 शेप पिरामिडल हो जाएगी, xenon के पास 1 लोन पेयर आ जाएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो XeF2O2 नॉन प्लेनर है, XeO3 पिरामिडल है, नॉन प्लेनर है। बाकी XeF2 और XeF4 ये लीनियर है तो प्लेनर है और वो स्क्वायर प्लेनर तो है ही सही, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन प्लेनर होंगे। तो प्लेनर इनमें से XeF2 और XeF4 यानी कि ऑप्शन
3 सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर का पता करना है between central atom and oxygen atom for the following molecules SO3, SO4, 2 minus, carbonate और ClO3 minus। तो क्योंकि इन 3 मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है, तो जहां पर रेजोनेंस होगा वहां बॉन्ड ऑर्डर एवरेज लिया जाता है। बाकी SO3 की जो शेप है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के चलते ट्रायगोनल प्लेनर है और बॉन्ड ऑर्डर नॉर्मली 2 आ जाएगा बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। फिर था SO4 2 माइनस, तो SO4 2 माइनस के अंदर रेजोनेंस चल रहा होगा और एवरेज रेजोनेंस के चलते जो बॉन्ड ऑर्डर है सल्फर और ऑक्सीजन का 1.5 कहा जाएगा। कार्बोनेट का जस्ट अभी पीछे निकाला ही है, 4/3 आ रहा था, यहां बॉन्ड ऑर्डर 4/3 का है और क्लोरेट ClO4 माइनस है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ जाएगा 7/4 का। एवरेज जो बॉन्ड ऑर्डर है क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में 7 बनेगा और 4 रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनेंगे, तो 7/4 का हमें कहना पड़ेगा। तो ऑर्डर जो है वो ये बनेगा, यहां पर 2 है, यहां पर 1.5 है और यहां पर 1.33 का मिलेगा और इधर जो बॉन्ड ऑर्डर है ये मिल रहा है हमें 1.75 का। तो सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर है SO3 में, फिर है ClO4 माइनस में, फिर है SO4 2 माइनस में और सबसे कम है कार्बोनेट के अंदर। तो मैक्सिमम है SO3 के अंदर, यानी कि फर्स्ट में मैक्सिमम है और थर्ड में सबसे कम है। तो फर्स्ट, थर्ड, इसके बाद 4 आना चाहिए, तो 1 के बाद आएगा 4, फिर 2 और 3 में सबसे कम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन two atoms is used to find the percentage of ionic character of the bond if the dipole moment of HBr is 0.75 dBi and the bond length is 140 picometer. The percentage of ionic character of the HBr is। तो डाइपोल मोमेंट से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाला जाएगा? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू हो गया HBr की जो डाइपोल मोमेंट है वो है 0.75 डिबाई, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कूलम्ब मीटर के अंदर। तो डिबाई को कूलम्ब मीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? 3.33 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाय जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज है, यानी कि अगर सपोज 100% पोलराइजेशन हो जाता है, बॉन्ड पूरा टूट जाता है, तो हर एक एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आएगा। तो वो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और जो बॉन्ड लेंथ है HBr की वो दी हुई है 140 पिकोमीटर्स, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 140 इंटू 10⁻⁻12 और परसेंटेज में बात करें तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आती है कुछ 11.15 के आसपास। तो जो आंसर बनता है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। तो कंपैरिजन करना है हमें OH, OF और OCl बॉन्ड लेंथ का और बाकी HOH, FOF और ClO, Cl इस बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड लेंथ तो सिंपल है, बॉन्ड लेंथ डिपेंडेंट हो जाती है अगर एटॉमिक साइज जैसे OH, OF और OCl, तो क्योंकि ऑक्सीजन एटम तो कॉमन है तो हम देख सकते हैं एटॉमिक साइज इधर का जिस ऑर्डर में होगा, अगर एटॉमिक साइज साइड वाले एटम का छोटा हो जाएगा तो ओवरऑल बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाएगी। तो यहां पर सबसे छोटा साइज है हाइड्रोजन का और सबसे बड़ा साइज है क्लोरीन का। तो यानी कि सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ है वो OCl होगा, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ OH होगी। तो इस तरीके से बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व हो जाएगा। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगा OCl और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी OH। लेकिन जब हमें कंपैरिजन करना होता है बॉन्ड एंगल का OH और OF2 का, तो क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर सेंटर से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी, यानी कि इस एरिया में, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। और जबकि O और F के बीच में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सेंटर से देखा जाए तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोज टू द सेंट्रल एटम है और ये रिपल्शन करेंगे आपस में। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, मॉलिक्यूल खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इस एंगल को थोड़ा सा ब्रॉड कर देगा, थोड़ा सा इंक्रीज करवा देगा। तो देखने में क्या मिलेगा कि ये वाला एंगल है, ये हमें दिया हुआ था अल्फा, तो अल्फा वाला जो बॉन्ड एंगल है वो इस बॉन्ड एंगल से ज्यादा मिलेगा। तो अभी तक का एंगल में है अल्फा ज्यादा है बीटा से, लेकिन जब यही बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना होता है क्लोरीन के साथ, तो वो है ये OCl। इस क्लोरीन के पास में है वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के पास है अंदर की तरफ अपने लोन पेयर्स। क्लोरीन के पास है वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स का इस क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग करवाना शुरू कर देगा, जिसके चलते इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी सी sp3 से शिफ्ट होगी टुवर्ड्स sp2। मतलब इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हमें बीच में कहीं पर बोलना पड़ेगा, ना तो एग्जैक्टली sp3 है ना ही एग्जैक्टली sp2 है, बट बीच में कहीं पर है। और इस इंक्रीमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ s करेक्टर के चलते यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा एंगल है वो मिलेगा गामा, फिर मिलेगा अल्फा और फिर मिलेगा बीटा। और जबकि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है Z सबसे ज्यादा है, फिर Y है और फिर X है, तो Z सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर Y और फिर X, सबसे बड़ा एंगल गामा होना चाहिए, फिर अल्फा एंड फिर बीटा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह इन एन एक्सपेरिमेंट m ग्राम्स ऑफ अ कंपाउंड ले लिए गए हैं, X गैस लिक्विड और सॉलिड जो भी है, टेकन इन अ कंटेनर इज लोडेड इन अ बैलेंस एज शोन इन फिगर 1 बिलो। In the presence of a magnetic field, the pen with X is either deflected upward or deflected downward, depending on the compound. Actually, ये पेन ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा वो डिपेंडेंट है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट पर। अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट हुई तो जो नीचे लगा हुआ मैग्नेट है वो उसे अट्रैक्ट करेगा, और अगर उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गई, मतलब वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक हो गया, तो ये पेन ऊपर की तरफ जाएगा। इतना सा ही लॉजिक है। यानी कि पैरामैग्नेटिक हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, तो पेन नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड जाएगा। और अगर वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, तो रिफ्लेक्शन होगा और मतलब वो रिपल्शन शो करेगा, रिपल्शन के चलते ऊपर की तरफ जाएगा, डिफ्लेक्शन जाएगा ऊपर की तरफ। तो H2O इस पेन को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेगा, क्योंकि वाटर जो है वो डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कि वाटर के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन्हीं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हुई है। तो जो 2 अनपेयर्ड थे वो अभी पेयर्ड हैं हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल या हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के साथ। तो वाटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है, तो जाहिर सी बात है वाटर को जाना चाहिए ऊपर की तरफ, वाटर की वजह से पेन को जाना चाहिए ऊपर की तरफ। इफ X इज K फॉर Fe(CN6), तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, और जब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाली जाती है तो यहाँ पर भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये भी डायमैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी भी जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है। आयरन यहाँ पर +2 में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आती है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के चलते पेयरिंग हो जाती है और वो डायमैग्नेटिक निकलता है। सो डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज अपवर्ड। तो ये वाली बात भी ठीक है, क्योंकि डायमैग्नेटिक है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। इफ X इज O2, जब एमओ थ्योरी करते हैं, उस एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चलते हमें यह मिलता है कि ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लास्ट में π*2px और π*2p1 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाता है। यानी π*2px के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और π*2py के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो O2 के अंदर कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो अनपेयर्ड आ जाते हैं, और इसके पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, ये पैरामैग्नेटिक है। अब अगर पैरामैग्नेटिक है तो जो पेन का डायरेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा
डाउनवर्ड। तो ये स्टेटमेंट भी सही दे रखी है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 3 भी सही है। इफ X इज बेंजीन C6H6 डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज डाउनवर्ड। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स सब के सब डायमैग्नेटिक होते हैं, उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचता। तो क्योंकि बेंजीन एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो जाना चाहिए ऊपर की तरफ, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। डाउनवर्ड नहीं, यहां पर अपवर्ड होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। सो इसमें स्टेटमेंट 4 गलत है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है एडवांस का। मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप फिगर्स शोन इन लिस्ट 1 विद द डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट 2 एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड जो यहां पर दिए हुए हैं। इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि ऑर्बिटल्स दो तरीके से ओवरलैप करते हैं, एक तो साइडवेज और एक हेड ऑन। जब हेड ऑन ओवरलैप होता है तो सिग्मा टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, और जब साइडवेज ओवरलैप होता है तो उसे हम पाई बॉन्डिंग कहते हैं। पाई बॉन्डिंग जहां भी कहीं दो ओवरलैप्स या दो लोब्स के ओवरलैप पैरेलली इस तरीके से हो रहे होंगे तो वो पाई कॉम्बिनेशन है, और जहां पर हेड ऑन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हो रही होगी ये सिग्मा है। तो पहले तो हम ऑर्बिटल्स में ये चेक करें कि सिग्मा टाइप की है या पाई टाइप की है। दूसरा लॉजिक इसके अंदर ये होता है कि अगर आपका पॉजिटिव वाला फेज ऑफ ऑर्बिटल पॉजिटिव फेज के साथ ही जाएगा तो यानी कि इसको हम सिग्मा तो कह देंगे। अब वो सिग्मा में बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है वो तब कहलाएगा जब प्लस के सामने प्लस जाएगा और माइनस के सामने माइनस जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं प्लस के सामने माइनस और माइनस सामने प्लस, तो ये पाई कॉम्बिनेशन तो है ही सही, बट पाई में कौन सा कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग। तो पीछे पहले चेक कर लेते हैं। जैसे यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग है और सेम फेज का लोब ओवरलैप करने जा रहा है, तो हेड ऑन है तो इसके चलते क्या हुआ, सिग्मा कहलाएगा। और क्योंकि डी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने जा रहे हैं तो ये डी डी ऑर्बिटल्स के चलते सिग्मा है, और क्योंकि सेम फेज ओवरलैप करने जा रहा है तो साथ में बॉन्डिंग भी है। तो इसका तीन तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, सिग्मा, कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने जा रहे हैं तो डी, और जो कॉम्बिनेशन है वो बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है वो डिपेंड करता है फेज के ओवरलैप से, तो वो मिल रहा है हमें बॉन्डिंग। तो ये मैच करेगा डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, तो पी मैच करेगा 2 के साथ। साइड वेज ओवरलैपिंग है तो पाई हो गया, एक डी है और एक पी है तो यानी कि पाई बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, एक डी और एक पी, और क्योंकि सेम फेज ओवरलैप करने जा रहा है तो यानी कि बॉन्डिंग हो गया। तो कैसा हुआ, पी डी पाई बॉन्डिंग, तो क्यू मैच करेगा 3 के साथ। ये भी डी और पी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर फेजेस जो हैं वो ऑपोजिट हो गए। प्लस के सामने माइनस जा रहा है, यानी कि डार्क और हमने लाइट से दिखा रखा है, वहां भी लाइट और डार्क से दिखाया हुआ है जो एक्चुअल क्वेश्चन है। तो यानी कि कैसा हुआ, जहां पर पी और डी ओवरलैप कर रहे हैं, पाई मैनर में ओवरलैप कर रहे हैं, और क्योंकि ऑपोजिट फेसेस आमने सामने हैं तो ये हुआ एंटी बॉन्डिंग। तो ये मैच करेगा पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग। और यहां पर दो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये कोई सा ऑर्बिटल हो सकता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर है। तो दो डी ऑर्बिटल से जो ओवरलैप करने जा रहे हैं, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो सिग्मा हुआ, और क्योंकि फेजेस जो हैं वो ऑपोजिट हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग हुआ। तो यानी कि दोनों डी डी हैं तो ये डी डी, सिग्मा टाइप का है तो सिग्मा, क्योंकि जो ऑपोजिट फेजेस हैं उनके चलते ये हुआ एंटी बॉन्डिंग। तो एस जो है वो मैच करेगा 4 के साथ। तो पी मैच कर रहा है 2 के साथ, क्यू मैच कर रहा है 3 के साथ, आर मैच कर रहा है 1 के साथ, और एस मैच कर रहा है 4 के साथ। तो इसके चलते जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मिल रहा है हमें ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following process the bond order has increased and the paramagnetic character has changed to diamagnetic। तो N2 के अंदर का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, N2 पॉजिटिव का। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और O2 2 माइनस का 1 है। NO का 2.5 है और NO प्लस का 3 है। तो पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां तो डिक्रीज कर रहा है,
यहां भी डिक्रीज कर रहा है, एक इसमें इंक्रीज कर रहा है और एक ऑप्शन 4 में इंक्रीज कर रहा है। दूसरी चीज ये पूछी है कि उसका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो चेंज हो जाना चाहिए डायमैग्नेटिक में। तो O2 के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और O2 प्लस के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अब भी पैरामैग्नेटिक है और O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक है। और जबकि NO के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 15 और NO प्लस के अंदर होते हैं 14, तो NO के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और जबकि NO प्लस के अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप हो चुके हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक है और जबकि NO प्लस डायमैग्नेटिक है। तो जो केस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो है ऑप्शन 4। सो ये आज के हमारे सारे क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे ही हम आगे आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे, जेई मेल चलता रहेगा। थैंक यू।